लोकसभा में कुछ लोग दर्शक दीर्घा से कूदे, उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ आप सबने देखा। उन्हीं के कुछ साथी संसद परिसर के बाहर भी पकड़े गए। तभी से कई तरह के नैरेटिव मीडिया में चल रहे हैं, चर्चा में हैं, राजनीतिक क्षेत्र में, पत्रकारों की ओर से, जो देश का इंटेलिजेंशिया है देश का, उसकी ओर से एक इस तरह का एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट से, बेरोजगारी से, अपनी दुश्वारियों से तंग आकर, हालात से मजबूर होकर इन लोगों ने जो किया वो करने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ा। दूसरी ओर ये चर्चा चल रही है कि ये जो हमने देखा वो कोई एक फ्रस्ट्रेटेड आउटबर्स्ट, एक हालात से, दुश्वारियों से परेशान होकर उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत लंबी प्लानिंग थी, जो कि एक आउटबर्स्ट यानी अचानक किए गए एक चीज का संकेत नहीं, बल्कि एक सोचे समझी साजिश का संकेत देता है। और उसके तुरंत बाद घटना के साथ ही जिस तरह का राजनीतिक चर्चा और पॉलिटिकल नैरेटिव खड़ा किया गया, उससे भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे के कई पहलू हैं और कई पक्ष हैं जिन पर हमें बारीकी से बात करनी चाहिए, विचार होना चाहिए। और जिस तरह से मीडिया का एक वर्ग समय से पहले ही एक कंक्लूजन या एक नतीजे पर पहुंचता हुआ दिख रहा है, या नतीजे की ओर नैरेटिव को ले जाता हुआ दिख रहा है, क्या वो उचित है? इन तमाम पहलुओं पर हम एक एक करके विचार करेंगे। बेहद गंभीर और जटिल मुद्दा है, इट्स अ सेंसिटिव इशू, कॉम्प्लेक्स इशू। लेकिन इन जटिलताओं को एक एक करके विस्तार से चर्चा के लिए मेरे पास बहुत ही एक मंजा हुआ पैनल आज हमारे साथ है। कई साथियों से आप पहले भी लगातार जुड़ चुके हैं और आज हमारे एक नए साथी हमसे जुड़ेंगे। सबसे पहले उनसे परिचय कराना चाहूंगी। श्रीकांत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सोशल मीडिया पर एक बहुत जानी मानी आवाज है इनकी, अपने राजनीतिक और तमाम समसामयिक मुद्दों पर बड़े बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। स्वागत है अड्डा लाइव में श्रीकांत। आगे से अड्डा की संस्कृति में आप भी जुड़े हैं, हमें बहुत खुशी है, और इस अड्डा की संस्कृति को जिंदा रखिए हमारे साथ। और मेरे साथ एक अन्य वरिष्ठ पत्रकार, बेहद सीजन पत्रकार मैं कहूंगी, जो विपक्ष की राजनीति, कांग्रेस से जो जुड़े हुए घटक दल हैं उनको कवर करते रहे, मुकेश रंजन। आप इनको अड्डा लाइव में लगातार सुनते आए हैं। वेलकम बैक मुकेश रंजन। और आशीष अंशु पत्रकार हैं, कॉलमनिस्ट हैं और मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं। मीडिया से जुड़े मुद्दों पर, मीडिया के सरोकारों पर केवल लिखते और बोलते ही नहीं है, बल्कि लगातार कार्यक्रमों और अभियानों का आयोजन करते रहे हैं। मीडिया पर इनकी खास से पैनी नजर रहती है। स्वागत है आशीष अंशु। और चूंकि ये मुद्दा जांच से जुड़ा है, सिक्योरिटी से जुड़ा है, तो लंबे समय तक दिल्ली पुलिस को, गृह मंत्रालय को, एमएचए को, सुरक्षा से जुड़े इंटरनल सिक्योरिटी, टेरर, ऐसे मुद्दों पे लगातार वर्षों से इन पर लिखते और इनको रिपोर्ट करते आ रहे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद सिंह, आप इनको जानते हैं, सोशल मीडिया की दमदार आवाज है प्रमोद सिंह, और अड्डा लाइव पर शुरू से हमारे साथ जुड़े रहे। प्रमोद जी स्वागत है, वेलकम बैक। और चूंकि ये जांच का मुद्दा है तो सबसे पहले आप ही से सवाल करूंगी। हमारे जो लोग हमारे साथ इस अड्डा लाइव पे जुड़े हैं, उनके स्पष्टता के लिए ये बताइएगा कि अभी तक जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की जांच चल रही है, वो हालांकि अभी जांच को समय लगेगा, लेकिन अब तक जो तथ्य सामने आए हैं, जो आपके सूत्रों से पता चला है, ये जांच किस दिशा में जा रही है? क्या ये जांच उन्होंने जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ उसी तक सीमित रहेगी, या इसके कोई लार्जर पर्सपेक्टिव, कोई बड़े आयाम है, कोई इसमें टेरर का एंगल या इस तरह का कोई बड़ी साजिश, क्या ये पहलू भी इसमें है? मैं ये सवाल स्पेशली पूछ रही हूं क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि ऐसा लगता है कि जो लोग संसद के अंदर घुसे और जो बाहर उनका सहयोग कर रहे थे, एनार्की यानी एक तरह की अराजकता फैलाना उनके मकसद उनका हो सकता है। स्मिता जी, ये जो 6 लोग अभी पकड़े गए हैं,
सागर शर्मा या मनोरंजन डी जो मैसूरू के हैं, और आज एक और अरेस्ट हुए हैं राजस्थान से, महेश नाम है शायद, और ललित झा जो बंगाल में कलकत्ता में रहते हैं, बिहार के रहने वाले हैं, और एक नीलिमा आजाद है जो हरियाणा की हैं, और इसमें एक कैरेक्टर और है विकी शर्मा और उनकी पत्नी जो गुड़गांव में रहते हैं। आप इसको देखिए कि 6 लोग 6 अलग भाग से आते हैं। एक अमोल शिंदे का नाम मैं भूल गया, जो वो स्प्रे लेके आए थे कल्याण से, वो आप देखा होगा गणपति विसर्जन में इस्तेमाल होता है। इन लोगों से जो अभी पूछताछ में बात पता चली है, ये इनके पीछे और भी लोग हैं। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो और एनआईए और स्पेशल सेल की जो जांच चल रही है, उसमें इंडिकेशंस मिला कि इट इज नॉट जस्ट एन इंसिडेंट, इट्स एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। ये मोदी सरकार को कैसे बदनाम करना चाहते थे। ये जो 6 के 6 लोग हैं, ये लोग फायर प्रोटेक्टिव जेल खरीदने के लिए उन्होंने पूरी इंडिया में कोशिश की, विदेशों तक से लोगों से संपर्क किया कि वो जेल कहाँ मिलेगा जो आग तो लगा ले, लेकिन जेल से आपको स्किन नहीं जलेगा। ये सोच चाह रहे थे कि 2 लोग बाहर आग लगाएंगे अपने शरीर पे, 2 लोग पार्लियामेंट पे जब कूदेंगे तब अपने शरीर पे आग लगाए रहेंगे। ये पार्लियामेंट को जलाने तक की इनकी थी कि एकदम अनार्की हो जाए। उसमें से एक के वॉल पे लिखा है इंडिया नीड्स अ बॉम्ब। और ये जो सागर शर्मा जिसको बोलते हैं, बहुत गरीब है, जैसे आजकल ये जो लेफ्टिस्ट जो जर्नलिस्ट है उन्होंने शुरू किया है, ये तो ई रिक्शा चलाता है। ये 4 बार फ्लाइट से बेंगलुरु गया। ये 23 अगस्त को एक होटल में रुके, ये 4 दिन सारे वहीं पे प्लानिंग हुई। और ये ललित झा जो बाहर खड़ा वीडियो बना रहा था, इसने वो वीडियो भेजा जिस एनजीओ में काम कर रहा था कोलकाता में, और इसके बाद लगा ये मामला बिगड़ गया। हालांकि इसको भी अपने शरीर पे आग लगाने का था। ये जो आज राजस्थान से पकड़ा गया महेश, इसको भी था और नीलम का भी था। जब ये, लेकिन इनको जब मिला नहीं, ये कैविटी वाला जो जूता इन्होंने लखनऊ में बनवाया था, ऐसे 10 जूते बनाए थे उस दिन, 6 के 6 ने पहने हुए थे ऐसे जूते। तो प्रमोद जी, एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगी। तो ये तो एक स्वाभाविक सवाल खड़ा होता है, और ये जिज्ञासा सबको होनी चाहिए किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले, कि ये लोग अपने हालात से परेशान हो सकते हैं, लेकिन देश के तमाम अलग अलग कोनों में एक दूसरे के संपर्क में कैसे आ गए। और केवल ऑनलाइन संपर्क में नहीं आए, बल्कि इन लोगों ने हर तरह से, हर रूप में, कई तरह से इन लोगों ने जो है एक दूसरे के साथ प्लानिंग की, और प्लानिंग भी काफी बड़े लेवल की, और संसद जैसे संस्था में घुसने तक की हिम्मत इन्होंने रखी। क्या ये कुछ फ्रस्ट्रेटेड, हालात से परेशान लोगों की सोच यहां तक जा सकती है? ये हालात से फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, ये अर्बन नक्सल की जीती जागती परिभाषा है, और इनकी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग और इनका जो मेंटल इंडोक्ट्रिनेशन है इस लेवल तक हुआ, इनसे बात करने पे पता चल रहा है। और इसमें यूएपीए क्यों लगाया गया? ये ललित झा ने 4 के फोन ले जाके जला दिए। ये निमराना में इसका कॉल ट्रैक हुआ था, उसके बाद ये भागा, इसने सबके फोन जला दिए, अपना फोन भी जो है इसने फेंक दिया। अब इसको इसने सोचा खत्म कर, लेकिन अब टेक्निक, नंबर तो सबके मिल गए। उन नंबर को नए इंस्ट्रूमेंट में डाल के, नए सिम कार्ड लेके सारा डिटेल, जैसे ही आपने ईमेल डाला सारा डिटेल निकल जाएगा। शर्ट लगी हुई है, हमारे स्पेशल सेल में कंप्यूटर की टीम बहुत बढ़िया, वो सबको इनको रिकवर कर रहे हैं। उसमें बहुत लोगों के चेहरे अब खराब दिखने लगे। कांग्रेस के एक नेता है जिन्होंने आज इसको नौकरी से जोड़ा था। मैं इससे जुड़ी राजनीति पे आऊंगी, और उससे भी ज्यादा एक सवाल ये है कि यूएपीए क्यों लगाया गया, इसको लेकर भी सवाल कुछ हो रहे हैं। देखिए, दीजिएगा एक बार मुकेश रंजन को, देश की संसद पे ये हमला था, वो आतंकवादी घटना है। पार्लियामेंट वॉज इन सेशन, एमपीज और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसद थे और कार्रवाई चल रही थी। इन लोगों ने उसमें विघ्न डालने की कोशिश की, और वहां पे जो उन्होंने स्प्रे किया था, आप फर्ज कर लीजिए एंथ्रैक्स होता, कोई ऐसा जहरीला पाउडर होता, क्या होता? जी बिल्कुल, इसकी गंभीरता को किसी रूप में कम करके नहीं आंका जा सकता। ये कोई जंतर मंतर या इस तरह के कोई कचहरी पे खड़े होकर प्रदर्शन करने वाले, नारा लगाने वाली बात नहीं है। ये कितना गंभीर एक अपराध था, इस पर मुकेश रंजन के पास आना चाहूंगी। चाय की चुस्कियों के साथ मुकेश रंजन,
प्रमोद सिंह जी ने जो एक बेहद महत्वपूर्ण बात उठाई है कि पार्लियामेंट वॉज इन सेशन, देश के सभी सांसद वहां थे, इतना हजारों का स्टाफ पार्लियामेंट का होता है, तमाम विजिटर्स होते हैं, पत्रकार होते हैं, आपने सबकी सुरक्षा को दांव पे लगा दिया, देश की सबसे बड़ी पंचायत को आपने डेसेक्रेट किया एक तरह से ये कार्य करके। और आने वाले दिनों में जो लोग नई संसद को देखने के लिए देश के नागरिक इच्छुक थे, आपने उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। क्या इस अपराध की गंभीरता को देखते हुए आपको लगता है कि जिस तरह से विपक्ष में लगातार ट्वीट हो रहे हैं कांग्रेस की ओर से, वाम दलों की ओर से, कि इनको कोई टेररिस्ट की तरह सरकार क्यों ट्रीट कर रही है, ये अपने हालात से परेशान थे, देश में युवा आक्रोशित है, और मुझे लगता है कि ये आक्रोशित थे या नहीं थे, इनके हालात को क्या आपको लगता है कि ये इन हालात में एक टूल की तरह कुछ ताकतों की ओर से इस्तेमाल हो गए, या आपको लगता है कि अब ये घटना हो गई तो इस घटना को एक तरह से उपयोग करके, इस घटना को बहाना बना के देश भर में युवाओं के आक्रोश का एक नैरेटिव बनाया जा रहा है? क्या लगता है आपको, विपक्ष जांच पूरी होने से पहले ही नतीजे पर पहुंचने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है? देखिए, मैं प्रमोद जी से पूरा वाकिफ होते हुए एक ही बात कहूंगा कि ये जो हुआ और होने के बाद वाली बात है नहीं। ये मेरे समझ से ये है कि ये एक पूरी की पूरी तार है इसमें, और ये नैरेटिव भी उस तार का एक पार्ट है जो पहले से सारा सेटअप किया हुआ था। और जिस तरह से इमीडिएटली जंप किया, जिस तरह से डिसरप्शन हाउस में हो रहा है, उससे तो एक बात साफ है कि या तो वो एक कहावत नहीं है कि बिल्ली के भागे से चीका फूटना, तो या वो मुझे कम लग रहा है, क्योंकि ये पूरा तार ना एक के बाद एक के बाद, जो प्रमोद जी कह रहे हैं, जो ट्रेनिंग का पार्ट है, कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, सब आपस में मिलने का बात है, तो उन सब को जोड़ते जोड़ते आप पहुंचेंगे तो इमीडिएटली आफ्टर जो एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही है ऑपोजिशन, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट को, यूथ में फ्रस्ट्रेशन है, अरे भाई यूथ में फ्रस्ट्रेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना अग्रेवेटेड फॉर्म में है, तो जो अब तक हमारा राजनीतिक स्तर पे और जो चुनावी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो तो इस चीज को नहीं दिखाता है ना कि इतना ज्यादा विक्षोभ है समाज में यूथ एकदम डेस्परेट है, ऐसा है नहीं। वो एक बेसिकली एजेंडा के तहत एक नैरेटिव खड़ा करते, और अभी देखिए फिर चुनाव आने वाला है, 24 का चुनाव में 3-4 महीने रह गए हैं, तो वो एक नैरेटिव लेने की कोशिश करेंगे। उन्हें एक तो ये हो सकता है उन्हें मौका मिला, उस मौके का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन मेरी जहां तक समझ है जिस तरह से चल रहा है वो सारे डॉट्स आपस में मिल रहे हैं, और ये पूरा पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी है कंप्लीट। जी बहुत बढ़िया। जो आपने कहा कनेक्टिंग द डॉट्स वाली बात, मैं श्रीकांत से भी उनका इस पर पर्सपेक्टिव लेना चाहूंगी कि उनको क्या लगता है, क्या उन्होंने हालात को जोड़ करके देखा है उनकी असेसमेंट में? श्रीकांत, एक और ये सवाल है कि इसको लेकर अब तो ये पूरी तरह साफ हो चुका है, जो खबरें आई हैं कि कम से कम 1 साल पहले, संसद के 2 सत्र पहले से इसको लेकर रेकी की गई थी, तैयारी की गई थी, तो एकदम हालात से परेशान होकर के इस तरह का कदम उठाने को लोग मजबूर हुए। ये थ्योरी तो उसी समय खत्म हो जाती है जब आप महीनों पहले इसकी तैयारी की, रेकी किया, लोगों को जोड़ा, और एक तरफ आप हालात से इतने परेशान है और दूसरी तरफ आपने पूरे देश में घूमकर इसका जो पूरा जो वेयर विथॉल है, जो इसके लिए जरूरी व्यवस्था करनी है, उसका आपने किया। इमोलेशन वाली बात आ रही है, और ये जो स्मोक बॉम्ब कैसे इस तरह का लाया जाए कि जो मेटल डिटेक्टर में ना पकड़ा जाए, ये सब तैयारी है। दूसरी ओर ये सवाल है कि अभी अभी जो चुनाव नतीजे आए हैं, जिसको कि कई लोग लोकसभा का सेमीफाइनल भी कह रहे थे, आप उस सेमीफाइनल माने या ना माने, लेकिन विंध्य के उत्तर की ओर में विपक्ष पूरी तरह से बिल्कुल डेसिमेट हो गया है, और बीजेपी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन इन राज्यों के असेंबली चुनाव में किया है। तो जिस तरह से 2019 में जब ऐसा लग रहा था कि विपक्ष को लग रहा था कि नरेंद्र मोदी नहीं आ पाएंगे,
लेकिन वो पहले से ज्यादा सीटें लेकर जीत कर वापस आ गए। और उसके बाद एक हर जगह हर शहर में एनार्की का एक दौर हमने देखा कई कारणों को लेकर। और आखिरकार वो दिल्ली के दंगों में जाकर वो बहुत ही एक हिंसक हालात में जाकर वो खत्म हुआ। उसके बाद भी कोशिशें चलती रही। अभी अभी जो नतीजे आए हैं, क्या आपको ये लगता है जिस तरह दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल कह रही है कि उनका मकसद एनार्की फैलाना था, एक बार फिर से एनार्की का ये प्रयास शुरू होगा आने वाले जनरल इलेक्शन को देखकर? क्योंकि इस पार्लियामेंट की घटना के 2 दिन के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने भी ऐलान कर दिया है कि अब हम दिल्ली कूच करेंगे अपने नए डिमांड्स को लेकर। आप क्या समझते हैं, क्या ये चीजें जुड़ी हुई हैं? जी, पहले तो बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे आज अवसर दिया। मुझे लगता है कि अगर आप इन डॉट्स को जोड़ेंगी तो एक साइनो अर्बन नक्सल डॉट्स को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जॉर्ज सोरोस जो है वो हताश है, वो निराश है, लेकिन वो पैसे लगातार पंप कर रहा था और भारत में खास तौर से वर्तमानिक सरकार को निकाल फेंकने, उखाड़ फेंकने की जो उसकी मन्नतें हैं, जो ख्वाहिशें हैं, मुझे लगता है उसको पूरा करने के लिए वो ऐसे तमाम हथकंडों को इस्तेमाल करेगा। आप देखिए, और मैं इसमें नैरेटिव की भी बात करना चाहूंगा। मीडिया जिस तरीके से नैरेटिव लगा रहा है, आज जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, उसको लेकर आज तक एक फ्रंट पेज पे खबर चला रहा है कि उसके पिता के पास चाय पत्ती खरीदने के पैसे नहीं है और गांव के लोग अब उसे काम नहीं दे रहे हैं। पिछले 3 दिन में आप देखिए, जहां जो बिहार का जो व्यक्ति है उसके पूरे परिवार का इंटरव्यू हो रहा है। जो लड़की हरियाणा की है, जिसे कहा जा रहा है कि वो नेट और जेआरएफ क्वालिफाई है, उसकी माँ का इंटरव्यू किया जा रहा है और एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है तमाम मीडिया चैनल्स के द्वारा। इस पर भी बात होनी चाहिए कि किस तरीके से इन लोगों को फ्रस्ट्रेटेड दिखाया जाए, इन लोगों को एनार्किस्ट ना दिखाया जाए, बल्कि ये दिखाया जाए कि ये बेरोजगारों का हल्ला बोल है। यानी कि वो लोग जो संसद में या नरेंद्र मोदी को अपनी बात सुनाना चाहते हैं, उन लोगों ने ऐसा काम किया और जाकर इसे प्रोटेस्ट किया। सीधे तौर पर अगर आप देखें, मुझे लगता है कोई भी मंदबुद्धि अगर इसे देखेगा तो वो सीधे तौर पर इसे प्रोटेस्ट नहीं कहेगा, क्योंकि आप कानून, ना केवल कानून तोड़ रहे हैं, बल्कि जो इस देश के लोकतंत्र की प्रमुख, या फिर आप कह सकते हैं कि जिससे ये देश गवर्न होता है, यानी कि संसद, आप संसद में जाकर ऐसा कृत्य कर रहे हैं जो आपराधिक है, जो लोकतंत्र के तौर पर देखा जाए तो जो गलत है और जिसकी ना केवल निंदा की जानी चाहिए। मुझे लगता है आतंकवाद से लेकर जो कानून लगाए जा रहे हैं या फिर जिस तरीके से इस पूरे केस को स्टडी किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, मुझे लगता है वो कम है। उससे और बेहतर काम करना चाहिए, मुझे जहां तक लगता है। मुझे लगता है कि खास तौर से निशाने पर इस देश का लोकतंत्र भी है, नरेंद्र मोदी भी, और खास तौर से वो लोग जो अब इस मेन स्ट्रीम मीडिया के उलट बात करता है, जो जमे जमाए 70 साल के नैरेटिव के उलट बात करता है, जो इस देश के भले के बारे में बात करता है और जो गलत को गलत और सही को सही और ग्रे शेड पे भी बात करने के लिए तैयार। मुझे लगता है उन लोगों की हक और हकूक आवाज को दबाने की भी ये कोशिश की है। देखिए, नैरेटिव सेट किया जा रहा है और मुझे लगता है कि आपका ये प्रयास, आप इन सारी चीजों को जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया इसका केवल एक ही पक्ष दिखा रहा है और बता रहा है कि वो लोग कितने अच्छे हैं, उनकी जो फैमिली है वो कितनी अच्छी है, तिलक लगाए हुए। अब देखिए, पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि वो व्यक्ति तिलक लगाए हुए है। जो झा है उसके पिता को बताया जा रहा है कि वो पुजारी है, पंडित है, और ये व्यक्ति पूजा करता है झा। यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये डालने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आइडियोलॉजी जो है, यानी कि जो हिंदुत्व का जो चेहरा है, यानी कि जो जातियों को जोड़कर रखने वाली जो बात आ रही है लगातार, उसको तोड़ने की बात की जा रही है। जिस तरीके से कुछ सांसद भी इस बात को कह रहे हैं कि अगर ये हिंदू ना मुसलमान होते तो नरेंद्र मोदी ना जाने क्या मतलब बातें निकल के आ रही। तो आप समझिए, ये एक बहुत जी, आपने ठीक कहा। एक तो आपने सबसे जो इस समय सबसे रेलेवेंट मुझे लगता है जो प्रासंगिक बिंदु वो ये है कि कैसे एक एक छोटी छोटी, बहुत ही छोटी छोटी बिंदुओं को उभार करके इस तरह से इन लोगों को एक विक्टिम की तरह पेश करने का प्रयास है।
और फिर जबरदस्ती इस तरह की बात खड़ी करना कि अगर उनको पास दिलवाने वाले सांसद बीजेपी के ना होते, अगर ये जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कहीं मुसलमान या माइनॉरिटी समाज से होते, जैसे कि ऐसा कहने से कोई अपराध कम या ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आपने मीडिया वाला पक्ष बहुत जरूरी बात उठाई। मैं अंशु से जानना चाहूंगी, क्योंकि अंशु मीडिया को लेकर बड़ी पैनी नजर इनकी रहती है, मीडिया के सरोकारों को लेकर। अंशु, क्या हम राजनीतिक दलों को तो हमेशा दोष देते हैं और कहते हैं कि राजनीतिक दल इस तरह की बात नैरेटिव बना रहे हैं, लेकिन देखिए राजनीतिक दल का ये स्वभाव, ये स्वरूप होता है कि वो हर मौके को अपने राजनीतिक चश्मे से उसको उपयोग करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। ये लोकतंत्र में खासकर मल्टी पार्टी सिस्टम का एक ये स्वभाव सा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि राजनीतिक दल इसमें आते उससे बहुत पहले ही जो मीडिया था, मीडिया ने इसको बहुत जल्दीबाजी में उनके सोशल मीडिया पोस्ट और उनकी बातों को लेकर के उनको एक विक्टिम की तरह पेश करने का प्रयास किया, और ये मीडिया ने जो ये किया, इसकी वजह से फिर एक राजनीतिक नैरेटिव जाकर के खड़ा हुआ कि ये लोग बेरोजगारी और इन चीजों से परेशान होकर ऐसा करें और इन्हें कोई टेररिस्ट या क्रिमिनल की तरह न देखा जाए, ये परेशान लोग हैं, फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। और क्या आपको नहीं लगता कि बहुत से महत्वपूर्ण सवाल, जैसे कोई अगर बेरोजगारी से परेशान है तो वो लातूर और मुंबई और बेंगलोर फ्लाइट से ट्रैवल करके और एक दूसरे से 1 साल से रेकी करने की वो जो पूरी रिसोर्सेज हैं वो कहां से आई? इस तरह के महत्वपूर्ण सवाल नहीं उठाए जा रहे, सिर्फ एक तरफ का जो एक लाइन है उनको विक्टिम दिखाने की, इसी पर पूरा जोर है। श्रीकांत जी ने तो काफी हद तक काफी बातें बहुत साफ कर दी मीडिया वाले हिस्से में, लेकिन मीडिया की भूमिका को देखने के साथ साथ जिन बच्चों का चयन हुआ है, अभी प्रमोद जी ने जैसे बताया कि अलग अलग क्षेत्रों से वो आए, और मुकेश सर ने बताया कि नक्सल, अर्बन नक्सल एक टर्म यूज किया। सिर्फ क्षेत्र की बात नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत बारीकी से काम हुआ है। अगर आप लोग कास्ट भी देखें तो कास्ट पर भी काम हुआ है, अलग अलग जातियों के लोगों का चयन हुआ है, और जिस तरह से पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, अगर मैं अपनी बात कहूं तो मुझे पूरा विश्वास है ये 6 लोगों का काम नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग गौर करें, मीडिया में बार बार वो बात आ रही है, एक लड़के की चिट्ठी आ रही है, वो अपनी डायरी लिखा करता था, और फिर बताया जा रहा है कि भगत सिंह भी डायरी लिखते थे, और ये सब लोग जिस एक ग्रुप से मिले, कथित तौर पे वो भगत सिंह के नाम से चलता था। तो भगत सिंह का नाम ही क्यों? गांधी के नाम से भी तो जोड़ सकते थे, जवाहर के नाम से कोई ग्रुप हो सकता था। तो सोचने की बात यह है कि भगत सिंह एक ऐसा चरित्र है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जिसके साथ सब खड़े हैं, लेफ्ट भी खड़ा है, कांग्रेसी भी खड़े हैं, भाजपाई भी खड़े हैं, संघ वाले भी खड़े हैं। और जो सबसे ज्यादा जो युवा है आज का जोड़ता है तो भगत सिंह जोड़ते हैं। उनको लगता है कि हमारे जैसा कोई था, भगत सिंह था वो। इसमें एक बात और कि ये जो पूरी घटना हुई है, ये मेरी बिल्कुल नितांत मेरी निजी राय है कि आप थोड़ा सा आप सब लोग सोचिए कि 3 राज्यों का जो चुनाव था उससे पहले से ये रेकी चल रही थी, और ऐसा बिल्कुल बताया जा रहा था कि 3 राज्यों में कांग्रेस वापस आ रही है। अब एक बार फिर सोचिए कि 3 राज्यों में कांग्रेस बहुमत से आ जाती और फिर ये घटना होता, तो क्या ये सब कुछ जो अभी चल रहा है ये इतना सामान्य होता, या इससे आगे का कुछ हो रहा होता? तो ये जो हम बात कर रहे थे अर्बन नक्सल की जगह मैं ये ज्यादा सही शब्द समझूंगा, ये उनके स्लीपर सेल है, और ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है कि एक संदेह पैदा हो रहा है एक आम आदमी के मन में कि आपके आसपास बहुत सामान्य सा दिखने वाला लड़का, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो एक अविश्वास का माहौल बन रहा है। आप देखिए जिन परिवारों से बच्चे निकल के आए, उनके माता पिता तक को नहीं पता था कि कर क्या रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि वो आक्रोशित भले ना रहे हो, लेकिन अब इस तरह की कोशिश हो रही है कि आक्रोश बिल्डअप हो सके देश में। नहीं, बिल्कुल छोटी बात समझने की बात है कि जो जिस चिट्ठी को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे वो गीता का श्लोक हो, ये भी तो हो सकता है कि 15 दिन पहले 2005 के नाम पे वो लिखा गया हो, वो डायरी में डेट ही तो मेंशन है ना। ये किसने पता किया कि कार्बन 14 से निकाला है कि उसी डेट को उन्होंने वो डायरी लिखी थी, और कितनी प्लानिंग थी, सबने
उनको पता था कि सोशल मीडिया तक जांच एजेंसी पहुंचेगी, तो सबने अपने सोशल मीडिया में कुछ ऐसा लिखा कि वो आप ये युवाओं कह रहे से हैं जुड़े। कि बहुत बहुत सोच समझकर होशियारी से एक केस बिल्डअप किया गया। एक एक चीज बहुत सोची गई है और महीनों इस पर दिमाग लगाया गया है कि कहां से कौन सा व्यक्ति चुना जाएगा, और अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग जाति, उसमें से कुछ, अब जैसे एक इन लोगों का जो परिवार है, जो बैकग्राउंड जो दिख रहा है, कोई ऐसा परिवार नहीं दिख रहा, ना इनकी तैयारी ऐसी दिख रही है कि इन्होंने एग्जाम में 10 बार 5 बार अटेम्प्ट किया, उन्होंने एसएससी दिया, बैंकिंग एग्जाम दिया, कुछ ऐसा इतिहास तो निकल के नहीं आया इनका। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनके परिवार को ही नहीं पता कि ये लोग कुछ इस तरह की गतिविधि में शामिल है। तो इससे और भी ज्यादा सस्पिशन, और भी ज्यादा इससे डाउट खड़े होते हैं। प्रमोद जी, जल्दी से, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, आपसे जानना चाहूंगी, आपने लार्जर कंस्पिरेसी के संदर्भ में तो बहुत अच्छे से, बहुत स्पष्टता से हमारे साथ जो जुड़े हैं लोग इस प्लेटफॉर्म पे उनको बताया। लेकिन एक बात आ रही है सर, जिस तरह से नेविल रॉय सिंघम और न्यूज क्लिक वगैरह को लेकर तथ्य सामने आए थे, वो तो भारत की पुलिस ने नहीं कहा था, वो तो यूएस में रिपोर्ट आई थी। इसी तरह से समय समय पर जो हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं, क्या आपको लगता है कि भले ही इसमें जो किरदार हैं या जो एक्टर्स हैं, जो कलाकार हैं, वो भारत के साधारण परिवारों में हैं, लेकिन इसको जो घुमाने वाली, ये जो धागे चलाने वाले हाथ हैं, ये कहीं दूर बैठे हैं और इनकी नजर भारत को जिस स्टेबिलिटी के साथ G20 का आयोजन हुआ, जिस तरह से भारत की इकोनॉमी में हर रोज एक गुड न्यूज आ रही है, जबकि वेस्टर्न इकोनॉमी में लगातार जो है वो चिंताजनक खबरें आ रही हैं, और भारत जिस तरह से डिफेंस से लेकर के और स्वास्थ्य में हर चीज में मजबूत हो रहा है, कहीं ना कहीं भारत एक बहुत ही दुखी देश है, परेशान देश है। भारत में लोग बहुत ही आक्रोशित हैं, वो अपने हालात से बहुत दुखी हैं। इस तरह का एक नैरेटिव खड़ा करके हालात को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास है, ताकि आने वाले चुनावों तक ये बिल्डअप हो जाए। क्या आपको लगता है कि विदेशों में इसके तार जुड़े हो सकते हैं, या इसकी जांच उस हद तक होनी चाहिए? देखिए, इसके तार विदेश की तरफ इंगित कर रहे हैं और उसमें एक्सटर्नल एजेंसीज हमारी लग गई हैं जांच में। स्पेशल सेल का मैंडेट सिर्फ देश में है। और ये जो अभी आशीष बोल रहे थे, इसका जो दूसरा भाग ये है कि नरेंद्र मोदी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है भारत में, खास तौर से यंगस्टर्स के बीच में, उसको कहीं न कहीं खंडित करने की कोशिश है कि देखो युवा फ्रस्ट्रेटेड है। जबकि अगर आप बात करेंगे 100 में से 80 जो यंगस्टर था मोदी के फेवर में है। जो 1984 के बाद पैदा हुए, जो 2001 के बाद पैदा हुए, वो जो इवन जो 2004 के बाद पैदा हुए, वो भी 2024 में वोट दे रहे हैं। तो ये उनको अलग करने की कोशिश है, और 2024 में नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए पूरी ग्लोबल फोर्सेस लग गई हैं। अभी तो हमें तो आशंका है कि अभी तो कुछ नहीं है, इससे आगे भी और भी बड़ी घटनाएं होंगी। नए पार्लियामेंट को जलाने की साजिश थी। अभी जब चार्जशीट होगी तो पता लगेगा। इनकी इतनी ट्रेनिंग, जो मनोरंजन देवराज गौड़ा है, वो 10 साल से इंजीनियरिंग करके घर बैठा हुआ नौकरी, उसने कोशिश ही नहीं करी। ये जो नीलम आजाद है, एनईटी पास करके कहती हमको नौकरी नहीं मिली। हद है। ये तो सारे आंदोलन जीवी हैं। और ये जो सागर शर्मा और ललित झा के तो टीएमसी के साथ बहुत स्पष्ट, बिल्कुल, मतलब एक नहीं दर्जनों प्रमाण, दर्जनों हैं। और अभी देखिए, ये जो जब इन लोगों का, मैं तो कहता हूँ, ये जो 6 के 6 पकड़े गए हैं, ये पकड़ा गया अभी जो आज गिरफ्तार हुआ है महेश, इन सब का नार्को एनालिसिस कराया जाए, आपको सच पता लग जाएगा। ये बहुत कुछ बताएंगे। और चलिए हम इंतजार करेंगे। मेरा मानना है कि अभी कम से कम 1 दर्जन गिरफ्तारियां और होगी, 2-4 बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। जी, और वो कुमावत बंधु वगैरह, कई, अब तो हर रोज कुछ नए नाम जुड़ रहे हैं। ये कुमावत इनका ट्रेनर था, वही मीटिंग करता था। जो 23 अगस्त की मीटिंग थी, उसका अरेंज भी इसी ने किया था। और प्रमोद जी, क्या मालूम, जब जांच आगे बढ़ेगी तो और कितने लोग इसके पीछे थे वो पता चलेगा। मुकेश रंजन, बहुत जल्दी से एक टिप्पणी चाहूंगी, उसके बाद हम इस डिबेट को प्रयास करेंगे, इसको हम अपनी बात को जल्दी वाइंड अप करने का। मैं इसके राजनीतिक पहलू पर आ रही हूँ। जांच को लेकर प्रमोद जी ने काफी रोशनी डाली है, और हम आगे इंतजार करेंगे जांच के और तथ्य सामने आए। लेकिन अभी, क्षमा कीजिएगा,
अभी अभी जो चुनाव नतीजे हमारे सामने आए हैं, उसके बाद बहुत भाषणबाजी हुई और बहुत ये कहा गया, कांग्रेस के अंदर के भी नेता बोले कि पार्टी को इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, पार्टी को अपना एक मंथन करना पड़ेगा कि इस तरह से क्यों नतीजे आए। उन्हें तो उम्मीद थी कि 4-5 में से 3 जीत जाएंगे। 2 को लेकर तो राहुल गांधी आश्वस्त थे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और कह रहे थे राजस्थान में भी अच्छा हो सकता है। बहरहाल, ये जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद विपक्ष ने जो रवैया दिखाया है, सदन के अंदर, सदन के बाहर, और इस अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को ये बनाकर कि हमें पता है ये क्यों हुआ, और वो दारोमदार सरकार के सिक्योरिटी, बेशक ये सिक्योरिटी लैप्स बहुत बड़ा था, लेकिन उन लोगों ने जो किया उससे वो अपराध कम नहीं होता। आपको क्या लगता है, इस तरह का नैरेटिव बना के विपक्ष को कोई फायदा मिलने वाला है इन हालात में? क्योंकि आप अगर देश में देखें, लोगों के ओपिनियंस फॉलो करें, तो इस सिक्योरिटी ब्रीच से सभी लोग बहुत नाराज हैं। देखिए, सिक्योरिटी ब्रीच तो हुआ है। हम पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में आए हैं, और चीजें ये भी बाहर आई कि पिछले 7-8 साल से जो वॉच एंड वार्ड एंड सिक्योरिटी के जो रिक्रूटमेंट होने थे वो भी थोड़े स्लो रहे। ये भी बात खुलकर आई कि जैसे सीआरपीएफ के जो अभी चीफ हैं वो एक्टिंग है, मैंने फुल टाइम, कई सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस में फुल टाइम डीजी नहीं है। ये सारी बातें हैं, और जो चूक हुई वो फैक्ट है। अब रहा इसका जो राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई नई और फ्रेश कोई भी नैरेटिव खड़ा कर पाएंगे इससे। ऑपोजिशन बार बार एक नैरेटिव उठाता है और अपने नैरेटिव के जाल में ही उलझ कर रह जाता है। जबकि देखिए, ग्राउंड पे और नैरेटिव, जब तक ग्राउंड के साथ, जो ग्राउंड की रियलिटी है उसके साथ आपकी नैरेटिव जब तक वो मैच नहीं करेगी, तब तक आपको वो नीचे, ग्राउंड से नीचे से अपसर्ज नहीं मिलता है, और उसका पॉलिटिकल डिविडेंड लेना मुश्किल होता है। आप कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी प्रमोद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वन ऑफ द एक्यूज जो कि एनईटी क्वालिफाइड है, एनईटी क्वालिफाइड होने के बाद कोई भी बंदा आज तक अनएम्प्लॉयड नहीं है आज हिंदुस्तान में। दूसरा, जो उन लोगों का एजुकेशन का बैकग्राउंड है, जिस एजुकेशन के बैकग्राउंड में है, तो वो थोड़ी ही एसएससी का एग्जाम पास करने का क्वालिफिकेशन है उनके पास, कुछ तो ऐसे भी है। और जो इंजीनियर साहब हैं वो तो फिर 10 साल से इंजीनियर होकर, तो कहने का मतलब क्या है, ये जो आंदोलन जीवी लोग हैं इनको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है, और इनका जो फाइनेंशियल और इनकम का रिक्वायरमेंट है ये कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर होता है इनको, और ये उस तरह का काम में अपने आप को वॉलंटियर कर रहे हैं। तो चलिए, श्रीकांत जी से एक टिप्पणी लूंगी इस बारे में। श्रीकांत जी, आपको क्या लगता है, जो मुकेश रंजन ने कहा कि ये जो नैरेटिव जो भी विपक्ष उठा रहा है, अगर ये जमीन से उसको मैच करके नहीं चलेगा, तो जो समर्थन वो जनता का उम्मीद कर रहे हैं वो होने की कोई संभावना नहीं है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जब ये केस होता है, उस केस के मुझे लगता है शायद 12 या 15 मिनट के अंदर हमने देखा ट्विटर पे एक व्यक्ति का फोटो वायरल हो रहा था जो ऐसे सीना तान के खड़ा था। आप देखिए, जिधर वो स्मोक हो रहा है उस स्मोक के दूसरी तरफ खड़ा है वो, यानी कि उधर भी नहीं देख रहा, और जैसे ही वो बाहर आता है लोग उससे पूछते हैं कि सर ये क्या हुआ, तो व्यक्ति कहता मुझे नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया उसे स्टार बनाने की कोशिश में था कि यही है भगत सिंह। अब ये समझिए कि इसके पीछे कितनी बड़ी रणनीति है कि उस व्यक्ति, ये सारी चीजें एक बार एक जुड़ी होती हैं। 34% कुल मिलाकर उस व्यक्ति की अटेंडेंस है, उसके बावजूद भी आप देखिए किसी भी प्रश्नकाल में कभी भी वो व्यक्ति नहीं रहता है। लेकिन जब उसे पता है कि आज ये होने वाला है, ना प्रधानमंत्री है, ना गृह मंत्री है, देश का कोई बड़ा नेता नहीं है, ना राजनाथ सिंह है, ना रक्षक, कोई भी नहीं, मतलब समझिए यहाँ तक कि विदेश मंत्री भी नहीं है और कोई बड़ा नेता नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति वहां मौजूद है। वो व्यक्ति जो तमाम बड़े मामलों में गायब रहता है, वो व्यक्ति जो पिछले 10-15 साल, 10 से 12 सालों में, इस वक्त जब कुछ नया बिल नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, वो व्यक्ति वहां मौजूद है। यानी कि उस व्यक्ति को पता है कि कुछ होने वाला है जिसका फायदा उसे मिल सकता है, ताकि सोशल मीडिया पे वो 2 दिन स्टार बना रहे।
इस पर भी बात होनी चलिए, चाहिए कि मुझे क्या लगता है कुछ सरकार लोग- बनाने के लिए किया कुछ गया है। लोग इसको कुछ लोग इसे कंस्पिरेसी थ्योरी स्मिता कह जी, सकते हैं, स्मिता जी, लेकिन मुझे लगता है कि ये सवाल पूरी तरह इरेलेवेंट नहीं है। इस तरफ भी रोशनी जानी चाहिए। प्रमोद जी अपनी बात स्मिता रखिए। जी, ये जब भी कुमार बोल रहे थे वो उन नेता की फोटो आई थी, उनके जो चरण चुंबक, उन्हीं के लोग सोशल मीडिया के लोग दूसरों को चरण चुंबक बोलते हैं, आज वो चरण चुंबकों ने कहा देखो सीना तान के खड़े हैं। उसी में किसी ने दिखाया कि एक सीपीएम का मेंबर बड़े आराम से अपना झोला खोला जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो भाई ये बेवजह का ये इस तरह से कोई नहीं होता। आप हिल नहीं रहे हैं, इसको तो मैं कहता हूँ कैडिवर सिंड्रोम होता है। व्हेन यू आर इमोबाइल एंड योर ब्रेन स्टॉप्स फंक्शनिंग, you just don't know what to do. When you are not sure how to react. एकदम वो जड़वत स्थिति हो जाती है, वो साइकोलॉजी में टर्म है। जी, जड़वत स्थिति। और कहते हैं कि कॉम्बैट की ट्रेनिंग में सबसे भयावह स्थिति इसी को कहा जाता है, जब कॉम्बैट करने वाले को ये ना पता हो कि रेस्पॉन्ड कैसे करना है। प्रमोद जी, जल्दी से एक बहुत ही संक्षिप्त, बहुत छोटी सी टिप्पणी अंशु से लूंगी कि जिस तरह से मीडिया के लोगों ने, हम एक दूसरे के साथ लाइट हार्टेड वो गपशप और हंसी मजाक ठीक है, लेकिन जिस तरह से हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस हालात में जब और कुछ नहीं था हाथ में, तो वो कैनिस्टर जो था वो एक बहुत बड़ा एविडेंस का पीस था, बल्कि मैं कहूंगी सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस था, क्योंकि उस कैनिस्टर से बहुत सी बातों का पता चल सकता था। उसको जिस तरह से हमारे अपने साथियों ने जिस तरह उस हालात में उनको वो किया, क्या आपको लगता है कि इस तरह की इमरजेंसीज में किस तरह से मीडिया का रोल होना चाहिए? इसकी ट्रेनिंग को लेकर भी कहीं ना कहीं कमी है प्रोफेशनलिज्म में, कि जब इस तरह के सिचुएशन हो तो मीडिया का रिस्पॉन्स क्या हो। मीडिया के लिए भी एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट की जरूरत है ऐसी इमरजेंसीज में रिपोर्टिंग को लेकर। मैम, इस वाले मामले में खास तौर से मैं ये कहना चाहूंगा कि कई बार कोई दृश्य, ये अलग अलग माध्यम है, प्रिंट अलग माध्यम है, वो कई इस तरह से निकल के जाता है। कभी एक आदमी कॉपी लिखता है, फिर वो डेस्क पे जाता है, फिर एडिटर देखता है, तो फिर वो एक बहुत फाइन ट्यून हो के वो चीज सामने आती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आजकल ये हो गया है कि बहुत जल्दी से कोई बात पहुंचानी है, और इसमें ये मैं ये नहीं मानता कि बहुत बड़ी कोई पाप हुआ है इनसे, ये ग्लिच है, एक भूल है, क्योंकि कैमरा ऑन था और उन सारे पत्रकारों को पता नहीं था कि ये लाइव चल रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आई। तो ठीक है, पत्रकार खुद उस कैनिस्टर को दिखाने का आकर्षण मैं एक रिपोर्टर के हैसियत से समझ सकती हूँ, मगर मेरा कहना है कि ऐसे सिचुएशंस को, इमरजेंसीज को आप एक आम स्पॉट रिपोर्टिंग की तरह नहीं रिस्पॉन्ड करना चाहिए। इसकी एक ट्रेनिंग आवश्यक है। बिल्कुल मैम, इसमें मैं कुछ और बातें जोड़ना चाहता हूँ मीडिया वाले पॉइंट से। जल्दी एक बात ना, बहुत गलत एक मैसेज जा रहा है मीडिया के माध्यम से कि ये सब बहुत आम परिवार के लड़के हैं और इन्होंने कुछ जल्दबाजी में कोई एक गलती कर दी है, इस तरह से बहुत निर्दोष किस्म के लोग हैं। तो यहाँ बहुत एक महत्वपूर्ण बात जो समझने की है, अगर ये इतने ही निर्दोष थे तो मोबाइल के साथ आने में कोई बुराई नहीं थी। मोबाइल में ऐसा क्या था उनके? अगर वीडियो ही बना लिया वहां का, तो वीडियो तो पूरे देश में चल रहा है। तो प्रमोद जी जल्दी से अपनी बात रखिए, तो मैं इस बातचीत को नहीं, देखिए ऐसा है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो मैं खत्म करना चाहता हूँ। बस एक छोटी सी बात कि अभी जैसे मेरे पास खबर है कि एक प्लानिंग तो ये थी कि जब इनकी पेशी होगी तो ये जो बयान देंगे उसको एक इकोसिस्टम बहुत बड़े तरीके से युवाओं के बीच में पहुंचाने का काम करेगा। ये मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। और जो वकील हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में बहुत एक्टिव रहे हैं। अभी जिस वकील ने अभी अपने को कहा है, ये जो मीडिया वाली जो बात कहते हैं ना, एसओपीज होता है, जर्नलिस्ट जो क्राइम रिपोर्टर, उनको पता होना चाहिए केस प्रॉपर्टी को छूना 201 टैंपरिंग विद एविडेंस माना जाता है। जिन लोगों, वो मान लीजिए नीलम आजाद, आपने तो उसके फिंगरप्रिंट को खत्म कर दिया, चांस प्रिंट होता ना, हो सकता है किसी और ने दिया हो, उसका भी प्रिंट मिलता है। जब फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होता है तो ये जो पीपली लाइव चल रहा था, नहीं मुझे दे दो, एक दूसरे में छीना झपटी हो रही है, इससे पता लग गया कि हमारा जो मीडिया है कितना सतही स्तर है, खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दे आर नथिंग टू से। हम ये दिखाई देते हमारे पास आ गया जी, जैसे लग रहा था कि कौन सी स्कड मिसाइल आ गई है। मुझे लगता है कि हर एक खबर का कूलिंग पीरियड होना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार को भी कुछ दिशा निर्देश और कुछ गाइडलाइंस जो प्रिंट के लिए है, उसको इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी मुझे लगता है लाना चाहिए, ताकि इस तरीके के ये मतलब मुझे लगता है कि देखिए ये इससे ट्रोल किया जा रहा है,
और जो भी लोग वो कर रहे थे वो मेरे मित्र अच्छे, कुछ सीनियर हैं, कुछ साथ के हैं दोस्त। अब ये सोचिए वो लोग अपने घर गए होंगे तो किस तरीके से उन लोगों ने फेस किया होगा, क्योंकि ये लगातार सोशल मीडिया जी पे चल रहा है जी और मुकेश लड़ रंजन, झगड़ रहे हैं, लास्ट लड़ वर्ड टू झगड़ यू, रहे हैं। हाँ, लास्ट वर्ड टू यू मुकेश रंजन, ये ठीक है कि वो सब हमारे ही साथी हैं, हम दिन रात नहीं, उनके साथ काम करते हैं और हम किसी पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर, जैसे कहते हैं कि हर परिस्थिति अपने साथ कुछ लेसन्स लेकर आती है, तो हम सब रिपोर्टर्स को भी ये लेसन लेने हैं कि जब सिक्योरिटी से, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो, क्राइम का मुद्दा हो, डिफेंस का मुद्दा हो, तो समय समय पर इस तरह के रिफ्रेशर कोर्सेज और ओरिएंटेशन होना चाहिए, ताकि रिपोर्टर्स ऐसी परिस्थितियों में कैसे रिस्पॉन्ड करना है इसको लेकर वो तत्पर रहें। नहीं, इसमें बात तो सीधी सी है। 26/11 के बाद, 26/11 में जो हो रहा था, तब भी ये बात आई थी और उस वक्त बहुत सारे गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस दिए गए और हम 2 मिनट और 3 मिनट का कुछ टाइम लैग देकर लाइव टेलीकास्ट नहीं करना है। वो एक अलग एस्पेक्ट है। वो यहाँ जो इतनी बड़ी सीरियस चीज को इतना ज्यादा ट्रिविलाइज किया है इस घटना ने, जो सीरियसनेस होना चाहिए था वो सीरियसनेस मीडिया के अंदर कम हुआ, और वो जो सीरियसनेस कम हुआ उसके कारण हम कहीं भी जाते हैं तो जो हमारा एक स्टैंडिंग होता है कि जो रेस्पेक्ट के साथ हमें देखते हैं लोग एज ए जर्नलिस्ट, वो रेस्पेक्ट को डेंट किया है इस इंसिडेंट ने। मैं किसी एक व्यक्ति का, किसी का नहीं, और ये एक इसके साथ साथ एक कहीं ना अजीब कहीं सा चीज था जांच जिसका में भी मेरे कहीं पास हमने कुछ प्रभाव ना डाला हो, ये डर भी है। मैं चाहूंगी, काफी समय हो गया और आज का अड्डा बहुत ही गर्मा गर्म अड्डा रहा, बहुत जीवंत अड्डा रहा, और केवल बातचीत और विचारों के लिए ही नहीं, जानकारी के लिहाज से भी प्रमोद जी ने जो पक्ष सामने लाए, श्रीकांत ने, अंशु, मुकेश जी, आप सब ने जो मुद्दे सामने लाए, बेशक इसमें काफी कुछ और विचार करने को है, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो पूरी स्पष्टता आएगी, तो और भी मुद्दे होंगे जिस पर हम दोबारा इसी तरह मिलेंगे। एक और अड्डा होगा, कुछ और चाय होगी, कुछ और बातचीत होगी, कुछ विचारों पर हम अपने सरोकार सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल आज की शाम आप सब, हम सब हमसे जुड़े, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अड्डा की संस्कृति को जारी रखिएगा, चाय के साथ साथ बातचीत, विचारों का आदान प्रदान होता रहे। कोई आपकी बात से सहमत हो या ना हो, आप अपनी बात रखें, यही हमारी अड्डा का संदेश हमेशा रहता है। इसी संदेश को दोहराते हुए आज का अड्डा हम यही विराम पे ला रहे हैं। प्रमोद सिंह जी, मुकेश रंजन, श्रीकांत, आशीष, अंशु, आप सब हमसे आगे भी जुड़िएगा, और सभी दर्शक अड्डा को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और लगातार समसामयिक मुद्दों पर जो हम बातें रखते हैं उसके साथ आप भी शरीक होइए, अपनी बात हमसे शेयर कर सकते हैं आप। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।